नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो फ्रेंच सोल्जर्स जो है यूक्रेन में फूट रखने वाले, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स पहले ही आया था, बट अभी फाइनली और कुछ रिपोर्ट जो है फ्रेंच मीडिया से आया है। और ये गलती जो है यूके ने भी बोला था कि हम सोल्जर्स भेज रहे हैं, और मर्सिनरीज मतलब ये बोल रहे, मतलब सोच रहे होंगे कि अब फ्रेंच के सोल्जर्स उतरेंगे, अब तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये कुछ स्टेटमेंट्स है अपने देश के लोगों को सुनाने के लिए, बट एक्चुअली में जो है ऑलरेडी ये लोग मर्सिनरीज वगैरह बहुत सारा कुछ भेज रहा है। और हैट्स ऑफ टू रशिया, मतलब इतने सारे यूरोपियन देश फिर अमेरिका से जो है अकेले टक्कर ले रहा है। ऑब्वियसली चाइना और ईरान का पैसिव सपोर्ट है, इंडिया का भी पैसिव सपोर्ट है किसी तरीके से, बट फिर भी जो लड़ने का काम है वो अकेला कर रहा है। तो ये जो झुंड, सुअरों के झुंड में आते हैं, शेर जो है अकेला लड़ रहा है बेसिकली रशिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि फ्रेंच मीडिया इसके बारे में क्या कहते हैं। और ओवरऑल जो है इनकी बेवकूफ़ी ही होगी अगर ये सब चीज़ करते हैं, क्योंकि फिर अगर चाहे तो फिर रशिया जो है डायरेक्ट यूरोप पे भी हमला कर सकता है। फिर दोष मत देना। एक तो वो बोलते हैं कि नहीं, रशिया आज यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं तो तुम्हारा कल यूरोप पे भी हमला कर सकते हैं, तो तुम्हारे काम कांड जो है वैसे है। नाटो को तुमने एक्सपेंड किया, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम रशिया। तो आशा है कि ये सब सिर्फ जुमला जैसे ही रहे। अगर ये रियलिटी में हो तो यूरोप का इससे ज़्यादा नुकसान होगा कंपेयर टू रशिया। तो चलिए वीडियो देखते हैं। C'est un nouveau tournant dans la guerre. यह वॉर में एक नया मोड़ है। गुरुवार को यूक्रेन के साथ जुड़े 26 देशों ने वादा किया कि यदि रूस के साथ सीज फायर होता है तो वे अपनी सेनाएं भेजेंगे। रूस ने जवाब दिया कि यूक्रेन में मौजूद कोई भी वेस्टर्न फोर्सेस उसकी सेना के लिए लेजिटिमेट टारगेट होगी। लेकिन इसका असली मतलब क्या है और आने वाले हफ्तों में क्या हो सकता है, हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे। हाय, मैं ब्लांश हूँ। आशा है आप अच्छे हैं। यह आज की मुख्य खबर है। Actu du jour. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement आज 26 देशों ने फॉर्मली यह वादा किया है कि वे यूक्रेन में रीअश्योरेंस फोर्स के रूप में अपनी सेनाएं भेजेंगे, या जमीन पर, समुद्र में या हवा में मौजूद रहेंगे, ताकि यूक्रेनी क्षेत्र और यूक्रेन को सीज फायर या शांति के बाद आश्वासन दिया जा सके। le cessez-le-feu ou la paix. Emmanuel Macron. इमैनुअल मैक्रो ने इस गुरुवार को एलएसए में हुई बैठक के बाद बयान दिया, जिसमें यूक्रेन के सहयोगी देश, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो यूरोपीय संघ की प्रमुख संस्थाओं में से एक हैं, मौजूद थे। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? सबसे पहले, लक्ष्य रूस पर हमला करना नहीं है, बल्कि इसके उलट यूक्रेन की जमीन पर नई यूरोपियन ट्रूप्स तैनात करना है, ताकि रूस को किसी नई आक्रामकता से रोका जा सके अगर सीज फायर, आर्मिस्टिस या पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से देश इस समर्थन के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं और कितने यूरोपियन सोल्जर्स भेजे जाएंगे। मैक्रो ने साफ किया कि वह बहुत अधिक डिटेल्स नहीं देना चाहते, ताकि रूस को ज्यादा जानकारी न मिले। जेलेंस्की ने हालांकि शुक्रवार को कहा कि सैनिकों की संख्या हजारों में हो सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में विस्तार से बात करना थोड़ा जल्दी होगा। इन 26 देशों में से कुछ ने पहले ही सीधे तौर पर यूक्रेन में सैनिक भेजकर अपना समर्थन जताना शुरू कर दिया है। Apporter directement leur soutien avec l'envoi de troupes. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उदाहरण के लिए फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के योगदान देने की बहुत अधिक संभावना है। वास्तव में ये दोनों देश कई महीनों से यूक्रेन में सैनिक भेजने का समर्थन कर रहे हैं, और यही दोनों देश यूक्रेन के सहयोगियों के इस गठबंधन के संस्थापक भी हैं। हालांकि इन 26 देशों में से सभी सीधे सैनिक नहीं भेजेंगे। वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिन्होंने इस ठोस प्रगति का स्वागत किया, ने कहा कि सहयोगी देश अभी भी तय कर रहे हैं कि कौन भाग ले सकता है, कब और किस रूप में। कुछ देशों के लिए मदद केवल फाइनेंशियल हो सकती है, जबकि अन्य के लिए यह यूक्रेन में रियल मिलिट्री प्रेजेंस तक जा सकती है। इस संदर्भ में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटली यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। अन्य देश जैसे जर्मनी, जिसने कई बार कहा है कि वह जर्मन सैनिक नहीं भेजेगा, या पोलैंड भी यह तय करने से पहले अमेरिका की स्पष्ट स्थिति का इंतजार कर रहे हैं कि उनका देश किस तरह की मदद देगा। और जहां तक अमेरिका की बात है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस सहयोगी बैठक में शामिल हुए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। Il faut savoir que le président américain, Donald Trump, était également présent à cette réunion des alliés, mais en भले ही बहुत कम जानकारी सामने आई है, इमैनुअल मैक्रो ने बैठक के बाद प्रेस से कहा कि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का हिस्सा बनना चाहता है, और आने वाले दिनों में उसका समर्थन अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि
अभी तक डिटेल्स स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले फरवरी में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि अमेरिका किसी शांति समझौते के तहत यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा और सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से यूरोपियन कंट्रीज पर होगी। इसलिए यह देखना बाकी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मुद्दे पर कितना अपना रुख बदला है। हाल के महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के कई यू टर्न देखने को मिले हैं और वह रूस की लगातार अधिक आलोचना करने लगे हैं। किसी भी हालत में सैन्य उपस्थिति से परे यूक्रेन के सहयोगियों ने यह भी कहा है कि वे यूक्रेन की सेना या उसकी क्षमताओं को विकसित करने की क्षमता को सीमित करना चाहते हैं। खास तौर पर रूस नेगोशिएशंस में यह मांग कर रहा है कि किसी भी संभावित सीज फायर के बाद यूक्रेन की सेना सीमित रहे और आगे विकसित न हो, ताकि रूस को खतरा न हो। dans son armée et qu'elle ne puisse pas la développer. लेकिन रूस की इस मांग को सहयोगियों ने खारिज कर दिया। इमैनुअल मैक्रो ने समझाया कि एलाइज यूक्रेनी सेना को फिर से मजबूत बनाने के साधन देने के लिए तैयार हैं, ताकि वह न केवल किसी भी नए हमले का सामना कर सके, बल्कि रूस को आगे आक्रामक होने से भी रोक सके। अंततः सहयोगियों ने यूक्रेन के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट्स को और बढ़ाने की अपनी इच्छा को दोहराया। कुछ देश, जैसा कि यूक्रेन ने मांगा है, नाटो के आर्टिकल 5 जैसा एक समझौता चाहते हैं, जिसके अनुसार किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। चूंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए उद्देश्य एक और कानूनी रूप से बाइंडिंग एग्रीमेंट करना होगा, जो देशों को इस बात के लिए बाध्य करे कि वे किसी नए हमले की स्थिति में यूक्रेन की मदद करें, बिना हिचकिचाहट या अस्पष्टता के। लेकिन इन सभी घोषणाओं की समस्या ये है कि फिलहाल इनमें आज के लिए सीधे यूक्रेन को समर्थन देने की विलिंगनेस शामिल नहीं है, जबकि रूसी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। Alors que les attaques russes se multiplient, वास्तव में ये नए समझौते केवल तब लागू होंगे जब यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर होगा। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, खासकर जब कई सहयोगी देशों, जिनमें फ्रांस भी शामिल है, का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में वॉर समाप्त करना नहीं चाहते। किसी भी स्थिति में रूस ने इन घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और पुतिन ने खुद इस शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में मौजूद कोई भी वेस्टर्न फोर्स रूसी सेना के लिए लेजिटिमेट टारगेट होगी। उनके अनुसार अगर शांति के लिए समझौते हो जाते हैं तो उनकी उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को इस पर शक नहीं होना चाहिए कि रूस यूक्रेन के लिए भविष्य की सिक्योरिटी गारंटीज का पूरी तरह सम्मान करेगा। वहीं रूसी सरकार के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वे यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी और यूरोपियन मिलिट्री गारंटीज के सख्त खिलाफ हैं और समझाया कि यह रूस के लिए स्वीकार्य नहीं है। हम निश्चित रूप से कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशंस की प्रगति को देखते रहेंगे। Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard. कमेंट्स में गायला मूल ने लिखा है कि जब घरेलू राजनीति खराब चल रही हो तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटी सी जंग से बेहतर कुछ नहीं। यह आदमी पागल है। इसे जवाब देते हुए लिखा है कि बिल्कुल सही, अपनी गलती छिपाने के लिए नेता हमेशा लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, चाहे फ्रांस हो, यूएस हो या भारत। आम लोगों की जिंदगी में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा का डर, शिक्षा और हेल्थ का कटता बजट, सब कुछ आम लोगों की जिंदगी तबाह करता है। नेता अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, लेकिन कुर्बानी हमेशा नागरिकों और जवानों की ही होती है। उसके बाद उराटा कुमू ने लिखा है कि नहीं मिस्टर मैक्रो, फ्रेंच लोग वॉर पर जाना नहीं चाहते। हम पहले से ही पब्लिक सर्विसेज की देखभाल करने में असमर्थ हैं, तो वॉर में जाने की बात ही क्या है। उसके बाद फडुले वेरोनिकेट ने लिखा है कि अगर हम एक रेफरेंडम करें और फ्रेंच पीपल से पूछें कि फ्रांस को वॉर में शामिल होना चाहिए या नहीं, तो कैसा रहेगा। नेक्स्ट चार्ले शार्लिथो ने लिखा है कि आप कहते हैं कि मकसद रूस पर हमला करना नहीं है, बल्कि बस नए ट्रूप्स जमीन पर तैनात करना है। क्या इसका मतलब है कि आप वास्तव में यूक्रेन में यूरोपियन फोर्सेस की मौजूदगी की पुष्टि कर रहे हैं। उसके बाद कंडेसियर ने लिखा है, हम उस देश में सैनिक भेज सकते हैं जो नाटो का सदस्य भी नहीं है, लेकिन हम अपने बेघर लोगों या रिटायर हुए लोगों की देखभाल नहीं कर सकते। उसके बाद एचजेकेटी वाइट टिफाडियस ने लिखा है कि हमारे नेताओं का घमंड, इनकॉम्पिटेंस और वीकनेस हमें तबाही की ओर ले जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेदोचे ने लिखा है कि पहले फ्रेंच सोल्जर्स को यूक्रेन के पास तैनात किए हुए अब 2 साल हो गए हैं। दिखावे में तो यह अभ्यास था, लेकिन असल में वे यूक्रेनियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और समुद्री मिशन कर रहे हैं। उसके बाद फ्रांसोइस एला पियरे ने लिखा है कि पुलिस और सेना, आज्ञा का पालन मत करो और विरोध करो। आप मोहरे नहीं हो, आप भी वही सह रहे हो जो हम सह रहे हैं। उसके बाद जोफ्री जॉर्ड्रेन ने लिखा है नो टू वॉर। उसके बाद ओलिवियर्स ने लिखा है कि कॉपरेशन का दरवाजा बंद करो और डिस्ट्रक्शन का रास्ता खोल दो।
उसके बाद VN 1643 ने लिखा है कि क्या मैक्रो फ्रांस और फ्रेंच लोगों की देखभाल करना नहीं चाहता? हमारी नहीं होने वाली, और जिनके पास साधन भी नहीं है उन लड़ाइयों में क्यों कूदे? उसके बाद नाइटाइस ने लिखा है, वेस्ट में जनता में से कोई भी यूक्रेन में सैनिक भेजना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। नेताओं और जनता के बीच का यह अलगाव बेहद खतरनाक होता जा रहा है। उसके बाद यन ट्राइस ने लिखा है कि मैक्रो जितना समय बीत रहा है उतना ही गहराई में धंस रहा है। बायरू, यूक्रेन, अब तो उसकी सबसे छोटी घोषणाएं भी कोई असर नहीं डालती। जब पुतिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होगा तो इसका मतलब होगा कि यूरोप ने वॉशिंगटन में ट्रंप के यूक्रेन से जुड़े फैसले को मान लिया है। उसके बाद मोइरा ने लिखा है, सीज फायर या शांति की स्थिति में सैनिक भेजने का कोई तुक ही नहीं है। ये वॉरमंगर्स लोग दुनिया को उल्टा कर रहे हैं। सुरक्षा की असली गारंटी यही है कि घर पर रहो और अपने काम से काम रखो। इसका जवाब देते हुए लिखा है कि चुप रहना या सिर्फ अपने काम से काम रखना कभी भी वॉर या अपराधों को नहीं रोक पाया है। इतिहास गवाह है कि जब आक्रामकता को बिना रोके छोड़ दिया जाता है तो वह और बढ़ती है। असली सुरक्षा तब मिलती है जब ऐसे कदमों का विरोध किया जाए, वरना वही हिंसा अंत में सबके दरवाजे तक पहुंच जाती है। आखिर में हुल्टिम्ट ने लिखा है कि अगर बिना दिमाग वाले सैनिक वहां भागते हैं तो ठीक है, लेकिन समझदार लोग कभी किसी फॉरेन कंट्री के लिए, और वह भी यूक्रेन के लिए, अपनी जान नहीं